हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, अभी तक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी अपने ससुराल में मैंने 10 साल कैसे बिताए, कैसे निकाले। आपसे शेयर कर रही थी अपने 10 साल की जर्नी। तो गाइज, जो कि मैं आगे भी करूँगी। लेकिन गाइज, कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप अपना डेली रूटीन ब्लॉग दिखाओ, अपना घर दिखाओ, अपना मतलब फैमिली दिखाओ। तो गाइज, सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा है कि जो 10 साल की जर्नी है वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ही, साथ साथ में बीच बीच में मैं अपना डेली रूटीन ब्लॉग भी डालूंगी। तो जैसे आप इन ब्लॉगों में सपोर्ट कर रहे हो तो गाइज प्लीज़ उनमें भी सपोर्ट करना, और सबको ध्यान में रखते हुए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। बाकी गाइज, अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी देवरानी ने जो वुमेन सेल में कंप्लेंट डाली थी, उसके राजीनामे पर साइन करने के लिए वो लोग गए। वहाँ पे साइन हुए। गाड़ी में आकर बैठते ही देवर का जो है बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है, गालियाँ देना शुरू कर देता है। उसके बाद घर आते हैं, घर आने के बाद वही सब चालू। तो गाइज, जैसे ही एंट्री होती है तो देवर से एक बार तो सास ननद ये पूछती हैं कि जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया? तो देवर ने बोला कि हाँ हो गया। बस उनको क्या था। उसके बाद वो ऊपर जाती हैं देवरानी के पास और गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर देती हैं। गंदी गंदी गालियाँ सारी मैं बता नहीं पाऊंगी, बाकी हाँ जो मेन उनके डायलॉग है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हरामजादी, तू ही दुनिया से अलग बहू आई है क्या? जो तूने किया ऐसा और भी किसी ने किया है? 9 दिन की जच्चा कौन भागती है? भगोड़ी फलानी। अब क्या बोलूँ आप लोगों को, मतलब उनके फेमस डायलॉग हैं ये। और ऐसे ऐसे भी ये बात मेरे देवर ने भी बोली और मेरी सास ने भी कि ऐसी ऐसी औरतें दिखा दूं चल, जो जिनके आदमी ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करके मारते भी हैं, मतलब डेली ड्रिंक करते हैं और मारते हैं, वो औरतें भी यहीं पड़ी रहती हैं, वो भी कहीं नहीं जाती। जैसे तू भागी, तेरे को तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। ये तो हमारा लड़का इतना सीधा है, ना पीता है ना खाता है, फिर भी तेरे को मतलब अगर थोड़ी बहुत बात हो गई थी तो ऐसे कौन भागता है, ये है वो है, तेरे ही अलग से लड़का हुआ है, तू मतलब हमारे सर पे नाचने को हो रही है। वो लोग शुरू हो जाते हैं। और ये गालियां सिर्फ एक को नहीं मिलती, मतलब ये कि अगर बात चाहे मेरी हो चाहे उसकी हो, गालियां दोनों को बराबर पड़ती थी कि हमारे घर में छठी छटाई आ गई, दोनों एक सी आ गई, नंगे खानदान की, ये है वो है। तो ये सब गालियां स्टार्ट कर देती है। तो गाइस, देवरानी की जो लाइफ थी वो बद से बदतर हो जाती है। पहले जो कुछ था वो तो था ही, उसके बाद तो और भी ज़्यादा। देवर को इस हद तक भड़का दिया जाता है, इस हद तक उसके मतलब उन दोनों के बीच में वो मनमुटाव कर दिया जाता है, सास ननद ने कर दिया कि मेरे देवर ने उसके बाद 1.5 साल तक मेरी देवरानी से बात नहीं की। और जब वो कभी उसके सामने आ जाती या फिर बात करती या कुछ भी, तो वो गालियां देना शुरू कर देते। इस हद तक देवर को उन लोगों ने अपने काबू में कर रखा था कि उसे बात ही ना करे। यहाँ तक कि या तो बाहर चारपाई लगा के सोता या फिर नीचे जाके सोता था वो। इस हद तक मेरे देवर को भड़का दिया मेरी सास और ननद ने। तो गाइस, देवरानी की लाइफ तो ऐसी चल रही थी, मैंने बताया बद से बदतर हो गई। हाँ, मेरी लाइफ में थोड़ा सुधार कह सकते हैं, वो भी इस वजह से मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मेरे पति जो हैं वो काम पे जाने लगे थे, बेटी हो चुकी थी, खर्चे बढ़ चुके थे, और फिर चाहे कुछ भी है मैं ये बोलती थी कि बिना कमाए तो काम नहीं चलेगा, काम तो करना पड़ेगा। तो काम पे जाने लगे थे, सुबह निकलते, कभी दिन में खाना खाने आते तो कभी टिफिन ले जाते, फिर रात को वो 8-9 बजे घर पे आते। उसके बाद खाना खाया, फिर पूरे दिन की थकान, काम करेगा जो बंदा, नींद तो आएगी, वो सो जाते। तो सास से, ननद से और देवर से, इनसे थोड़ा सा अपने आप ही उनका थोड़ा कट हो गया बोलना बैठना, मतलब बातें। तो आप लोग भी समझ सकते हो, जो बंदा पूरा दिन घर रहेगा वो उल्टी सीधी बातें तो सीखेगा। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो देवर पूरा दिन घर में रहते थे और रहते हैं, तो वो तो उन माँ बेटियों के चंगुल में रहेंगे। बाकी हाँ, उस टाइम पे मेरे हस्बैंड कमाने लगे थे, तो उसी वजह से थोड़ा सा मेरी लाइफ में बदलाव आ गया था। मेरी लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, और ससुर जो थे वो हमारे में थे, सास उनमें थी, तो ऐसे चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। और हाँ, जब गालियाँ हम दोनों को पड़ती थी तो पति मेरे पहले भी नहीं बोलते थे,
और बाद में मतलब उस टाइम पे भी नहीं बोलते थे। फिर मैंने ये सोच लिया था कि ये तो बोलने से रहा, जब अब तक नहीं बोला तो आगे इससे क्या उम्मीद करनी। अब तो जो करना है खुद ही करना है, इन चीज़ों को खुद ही फेस करना है, खुद ही इनका डट के सामना करना है, मैंने ये सोच लिया था। इस देवरानी की लाइफ तो मैंने बताया बद से बदतर हो गई थी। और मेरी लाइफ की बात करूँ तो मेरी लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, मतलब हस्बैंड के साथ ठीक चल रहा था। हस्बैंड कमाने जाते थे, मैं अपना घर संभालती थी, अपने बच्चे को संभालती थी, जीवांशी को। तो गाइस ऐसे सही चल रहा था सब कुछ। और जब मेरी बेटी 4 साल की होती है तो मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। उसके बाद शिवांश मेरे पेट में होता है तो मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होती है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब ये कि अगर मैं पानी भी पीती थी तो वो भी उल्टा, खाना खाती थी वो भी उल्टा, मतलब मेरे गले से खून आने लगे थे, उल्टियाँ गिरा गिरा के खून आने लगे थे, बोला नहीं जाता था, छिल गया था, मतलब इतना बुरा हाल था कि खाना तो दूर, बनाया भी नहीं जाता था। रोटियां बनाती थी, रोटियों में से स्मेल आती थी। ससुर की और अपने हस्बैंड की जब रोटियां बनाती तो कपड़ा मुंह पे बांध के बनाती थी। तो गाइज मेरी सास क्या हेल्प करेगी, क्या मदद करेगी। लेकिन मेरे मतलब जो पति हैं वो तो उनके बेटे थे, मेरे ससुर उनके हस्बैंड थे, कभी उनका भी खाना नहीं बनाया कि चलो इसकी हालत ख़राब है। हाँ उस टाइम पे मेरे हस्बैंड बोलते बेशक नहीं थे, जैसे मेरी सास मुझे गालियाँ देती तो पलट के ये नहीं बोलते थे कि गालियाँ मत दो, पर इतना था उस टाइम पे अगर मैं ये बोलती थी ना कि मेरी तबीयत ख़राब है, मतलब मुझे स्मेल आ रही है और चक्कर आते हैं रोटी बनाऊँ तो क्योंकि कुछ खाया नहीं जाता था। अब गाइस मान लो एक जान पेट के अंदर पल रही है और मैं कुछ खाऊंगी नहीं तो चक्कर तो आएंगे। तो मैं ये बोलती थी कि मुझे चक्कर आ रही है, मैं क्या करूं। तो वो ये था कि कभी बाहर से लाके खा लेते थे खाना, और कई बार थोड़ा सा मान लो थोड़ी तबीयत ठीक होती तो मैं खुद भी बना देती थी। तो पूरे 9 महीने मैंने ऐसे दुखी होके ही निकाले हैं। मैं जानती हूँ मेरी सास ने कभी कोई मेरी हेल्प नहीं की कि चलो भाई ये भी माँ बनने वाली है, ऐसी हालत में इसको थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, कोई मतलब नहीं था उनको मेरे से। तो गाइस हेल्प करना तो छोड़ो, मेरी सास मेरे बारे में ये बोलती थी कि ये एक्टिंग कर रही है, फंड कर रही है, कुछ नहीं हुआ इसको, तो उनको कोई मतलब नहीं था मेरे से। तो गाइस जीवांशी के टाइम पे जो इन लोगों ने मेरे साथ किया वो मैं भी नहीं भूली थी, और मेरे मायके वालों को भी पता था कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया था। तो अब की बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। जीवांशी के टाइम पे मेरी एक ना चली, मानती हूँ, पर शिवांश के टाइम पे मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। और मेरे घर वालों को सब पता था इनकी, मतलब इनकी करतूतों के बारे में, इन्होंने क्या क्या किया था। तो मेरे घर वालों ने शुरू दिन से ही मेरा जो है इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ चलवा रखा था। तो गाइज डॉक्टर ने मुझे जीवांशी जब हुई थी मेरी बेटी, तो ऑपरेशन से हुई थी, तो उन्होंने ये बोल दिया था कि देखो बेटा, किसी किसी को फर्स्ट बच्चा अगर ऑपरेशन से हो जाता है तो सेकंड बच्चा नॉर्मल भी हो जाता है, लेकिन बेटा आपको नहीं होगा, क्योंकि दिक्कत बच्चे में नहीं थी, दिक्कत आप में थी। तो प्लीज़ आगे कभी आप दोबारा से प्रेग्नेंट हो तो नॉर्मल बच्चे की कोशिश भी मत करना कि नॉर्मल हो जाएगा, पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, आपको ऑपरेशन से ही होगा दूसरा बच्चा। तो ये बात मेरे हस्बैंड को भी पता थी और मुझे भी पता थी। मेरी ननद को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं थी। उनको ये था कि तुमको नहीं पूछ रही, तुमको क्यों नहीं पूछ रही। और मैं कुछ हद तक मैं इसलिए भी नहीं पूछ रही थी कि मेरे हस्बैंड ने खुद अपनी माँ बहन को ये बात बोली थी कि डॉक्टर ने ये बात बोली है कि नॉर्मल बच्चा नहीं होगा, सेकंड बच्चा अगर आप कभी करो तो ट्राई भी मत करना, नॉर्मल के लिए ऑपरेशन होगा। फिर भी दोनों माँ बेटी क्या बोलती, हाँ वो भगवान है, वो भगवान है, क्या पता हो जाए, क्या पता हो जाए। तो वो लोग इस बात की जिद करते थे मेरे हस्बैंड के सामने। तो मैंने ये बोल दिया था कि आपको तो पता है कि मतलब डॉक्टर ने क्या बोला है, तो प्लीज़ इनको मेरे से दूर ही रखो, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी जीवांशी की जान मुश्किल से बची थी इनकी वजह से। तो प्लीज़ इनको अपने तक ही रहने दो। अब मैं इनकी नहीं मानूंगी, इनकी बहुत मैंने बर्दाश्त कर लिया। तो इन्होंने तब भी बहुत कोशिश की थी कि नॉर्मल हो जाएगा, कोई वो भगवान थोड़ी ना, ये है वो है। तो गाइस उसके बाद मेरी ननद को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसने अपनी माँ को, मतलब मेरी सास को सिखा दिया, भड़का दिया। तो मेरी सास मेरे मायके वालों को मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे के जाती थी कि वो हमारे घर में चलाते हैं, ये है, हमें नहीं पूछती, नंगे खानदान की, गंदे खानदान की, वही सब डायलॉग।
तो गाइज ये सब तो डेली का ड्रामा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे प्रेगनेंसी का 7वां महीना लग रहा था। तो उस टाइम पे मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी और मेरी सास आई और गालियाँ देना शुरू कर देती है, जो और क्या बोलती है कि हमारी नहीं चलती, अपने मायके वालों को यहाँ पे वो कर रखा है, ये मतलब बहुत गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर देती है। तो गाइस उस टाइम पे मेरी इतनी हालत नहीं थी कि मैं उसके साथ आर्गुमेंट करूं, लड़ाई करूं या बोलूं कुछ भी, क्योंकि मैंने बताया कि मुझे खाया पिया तो जाता ही नहीं था, मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाती थी और मतलब मेरे बस की चलना भी नहीं था कि मैं थोड़ी दूर चल लूं। तो लड़ना या बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो मेरे पास फ़ोन होता है, तो मैंने अपने मायके फ़ोन मिलाया, मैंने फ़ोन मतलब डायल करके ऐसे किया ही था, इतनी देर में मेरी सास ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और फ़ोन छीनते टाइम मेरे को एक मुक्का यहाँ पे मारा, तो यहाँ से ब्लड निकलने लगा। 7वां महीना प्रेगनेंसी का था, यहाँ से ब्लड निकलने लगा। उसके बाद जब मैं अपना फ़ोन छीनने लगी कि मेरा फ़ोन दो, तो मेरी सास ने मुझे धक्का देके के और मेरा एक घुसा मेरे पेट में मारा। तो उस टाइम पे जैसे ही मेरी सास ने मुझे पेट में मुक्का मारा तो मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर गई। और उसी टाइम मेरे हस्बैंड की अंदर एंट्री हुई। मतलब अगर वो नहीं होते तो शायद वो मानते भी ना, क्योंकि वो अपनी माँ का तो कसूर कभी मानते ही नहीं है दोनों भाई। तो उसी टाइम पे मेरे हस्बैंड का अंदर एंट्री करना हुआ और मेरी सास ने ऐसे मुक्का मारा, मेरा गिरना हुआ। तो मेरे हस्बैंड आ जाते हैं और उस टाइम पे वो भी घबरा जाते हैं और मेरी सास तो उसी टाइम मार के मुक्का फरार हो जाती है, नीचे भाग जाती है वो। और मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे उठाया, पानी वानी पिलाया और यहाँ से खून निकल रहा था, उसने भी देखा। तो उस टाइम पे तो वो भी घबरा गई थे। तो गाइस उसके बाद जब मेरी सास नीचे चली जाती है तो मेरे हस्बैंड जाल पे कुछ बोल रहे थे, मुझे नहीं पता उस टाइम पे मेरा तो सब कुछ घूम रहा था, कुछ कमजोरी की वजह से लगा लो, कुछ उसने मेरे साथ जो किया उसकी वजह से मेरा दिमाग मतलब मेरा सब कुछ घूम रहा था, पूरा कमरा घूम रहा था मेरे सामने। तो मेरे हस्बैंड जाल से, मुझे नहीं पता मेरी सास को क्या बोल रहे थे क्या नहीं बोल रहे थे, पर हाँ इतना है कि मुझे फ़ोन दिखा मेरा और मैंने फट अपने घर वालों के पास फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ मेरी सास ने किया है। तो उसके बाद मेरे घर वालों ने ये बोला, मायके वालों ने, कि हम तो आ रहे हैं लेकिन हमें आते आते क्योंकि दूर पड़ता है 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, उससे पहले तो पुलिस के पास फ़ोन कर दे, ये लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं हैं, तुम्हें भी वो काम करना पड़ेगा, जिस वजह से ये मतलब ये नंगे लोग हैं, ये ऐसे नहीं सुधरेंगे। तो पुलिस। तो गाइज मायके वालों के बोलने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूं। तो फिर मैंने पुलिस के पास फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे मेरी सास ने मेरे साथ किया है। तो गाइज आगे क्या होता है, पुलिस आती है, क्या एक्शन लिया जाता है, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।